हेलो स्टूडेंट्स। कल के हमारे लेक्चर में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिस्कशन किया था, राइट। और हमारा जो आज का डिस्कशन है वो है गारंटी, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? सो a contract of guarantee is a contract to perform the promise made or discharge the liability incurred by a third person in case of his default। यदि कोई थर्ड पार्टी अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करने में डिफॉल्ट करे तो उस लायबिलिटी को अगर कोई और परफॉर्म करे यानी डिस्चार्ज करे, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे मिस्टर डी जो है ही इज इन नीड ऑफ लोन, राइट। और वो पहुंचे बैंक या मिस्टर सी के पास फॉर ऑब्टेनिंग द लोन। लेकिन जो बैंक है उन्होंने बोला कि एश्योरेंस के लिए हमें एक गारंटर चाहिए, राइट। तो मिस्टर डी का फ्रेंड मिस्टर एस उसने बैंक को गारंटी दी और बैंक ने या मिस्टर सी ने लोन दे दिया मिस्टर डी को। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब यहां पे मिस्टर डी, मिस्टर सी और मिस्टर एस क्या है? तो मिस्टर डी इज डेटर, राइट। मिस्टर सी जो है वो क्रेडिटर हैं और मिस्टर एस जो है वो है श्योरिटी। तो मिस्टर एस श्योरिटी, राइट। मिस्टर सी क्रेडिटर और मिस्टर डी जो है वो है डेटर, राइट। हम वापस चलते हैं नोट्स पे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे जो थर्ड पार्टी है, प्रिंसिपल डेटर है, उसने यदि अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं किया तो उस लायबिलिटी का जो भुगतान है वो भुगतान करेगा कौन? श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब गारंटर। अब क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लोन के लिए ही होता है? नहीं, एक और डिस्कशन करते हैं। हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। आप ये देखिए, इस एग्जाम्पल नंबर 2 में मिस्टर डी एक बायर है, मिस्टर सी एक क्रेडिटर या सेलर है और मिस्टर एस जो है वो है श्योरिटी या गारंटर। नाउ मिस्टर डी वांट्स गुड, बट जो गुड्स उसे चाहिए वो क्रेडिट बेसिस पे चाहिए। मिस्टर सी जो सेलर है वो मिस्टर डी से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता है, उन्हें ज्यादा पहचानता नहीं है, तो वो इस असमंजस में है कि क्रेडिट सेल करूं या नहीं करूं। मिस्टर सी ने मिस्टर डी से बोला कि मुझे गारंटर चाहिए तो ही मैं आपको क्रेडिट सेल कर पाऊंगा। तो यदि मिस्टर सी को मिस्टर एस गारंटी दे दें कि मिस्टर डी इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड यू आर नोइंग मी, आप मुझे जानते हैं, मैं गारंटी लेता हूं इस क्रेडिट सेल की, आप तो निश्चिंत होके इसे क्रेडिट सेल कीजिए। अगेन यहां पे मिस्टर डी जो कि बायर हैं वो प्रिंसिपल डेटर हो जाएंगे, मिस्टर सी जो कि सेलर है वो क्रेडिटर की पोजीशन लेंगे और मिस्टर एस जो कि गारंटी दे रहे हैं इस क्रेडिट सेल के लिए वो श्योरिटी कहलाएंगे यानी कि गारंटर। नाउ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देखें तो वहां पे कल दो पार्टीज देखी थी, लेकिन आज बच्चों आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज हैं। पहली पार्टी का नाम क्या है? पहली पार्टी का नाम है क्रेडिटर, राइट। दूसरी पार्टी, तो दूसरी पार्टी का नाम है डेटर और तीसरी पार्टी का नाम है श्योरिटी, राइट। तो तीन पार्टीज हो गई, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी यानी गारंटर। एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, कल जब हम इंडेमनिटी पढ़ रहे थे तो हमने दो पार्टीज देखी थी, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। कल उन दो पार्टीज के बीच में एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नाउ यहां पे तीन पार्टीज हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। मुद्दा यह है कि इन तीन पार्टीज के बीच में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, दो या तीन? आंसर इज देयर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स। आप देखें ये तीन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये किसके किसके बीच में हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर क्रेडिटर
एंड मिस्टर डेटर के बीच में है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट डेटर एंड क्रेडिटर, जैसा कि हमने देखा ऊपर, गुड सेल या मनी लेंड करने से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है डेटर एंड गारंटर यानी कि श्योरिटी के बीच में, और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है श्योरिटी यानी गारंटर और क्रेडिटर के बीच में। तो ऐसे यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्विड प्रो क्यो यानी समथिंग इन रिटर्न होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये आखिरी थर्ड नंबर कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे क्रेडिटर को तो श्योरिटी से गारंटी मिल गई कि प्रिंसिपल डेटर यदि पैसे नहीं देगा तो श्योरिटी देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस श्योरिटी के लिए कंसीडरेशन क्या, तो लॉ में क्या लिखा हुआ है बच्चों कि यदि श्योरिटी के वर्ड्स पे, श्योरिटी के कहने से क्रेडिटर डेटर को गुड सेल करता है या डेटर को मनी लेंड करता है सिर्फ कहने मात्र से, तो ये माना जाएगा कंसीडरेशन फॉर श्योरिटी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्विड प्रो क्यो यहां पे क्या था, राइट। तो बैक चलते हैं वापस नोट्स पे। हमने अभी तक डिस्कशन किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन को, राइट। तो क्या देखा हमने, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे प्रॉमिसर प्रॉमिस करता है कि यदि थर्ड पार्टी ने पैसे नहीं दिए, डिफॉल्ट किया, तो पैसे मैं अदा करूंगा, ठीक। तीन पार्टीज हमने देखी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तीन एग्रीमेंट्स भी हमने देखे बिटवीन अ प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर एंड श्योरिटी एंड क्रेडिटर एंड श्योरिटी। नाउ ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें हम, दैट इज अबाउट असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, असेंशियल फीचर्स समझते हैं हम। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग इज कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब होता है सहसहमति। एक ही समय पे जब तीनों पार्टीज कंसेंट दें देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंस, सहसहमति। ये पहला असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए। चलें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक केस था, उसमें जो पर्सन है मिस्टर डी, ये पहुंचते हैं बैंक के पास या मिस्टर सी के पास लोन लेने के लिए, राइट। अब मिस्टर सी या बैंक ने बोला कि यार लोन तभी मिल पाएगा जब गारंटी हो, पर मिस्टर डी जो है उनके पास कोई गारंटर नहीं था। ब्रांच मैनेजर के बाहर, केबिन के बाहर खड़ा हुआ मिस्टर डी का भाई मिस्टर एस ये बात सुन रहा था, राइट। अब मिस्टर डी जो है वो चले गए बैंक से, राइट, उनके पास गारंटर नहीं था। अब क्या हुआ, मिस्टर एस जो है वो पहुंच जाए बैंक ब्रांच में और बोले कि गारंटी मैं अदा करता हूं, लेकिन एक शर्त है कि ये जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात का नॉलेज आप मिस्टर डी को नहीं देंगे, राइट। तो ऐसे केस में इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं माना गया था, बिकॉज मिस्टर डी was unaware of the fact that guarantee has been given by Mr. S, who is brother to Mr. D, to the banker। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कॉन्करेंस, सहसहमति, यानी एक ही टाइम पे सारी पार्टीज जो हैं वो कंसेंट दें अपनी। आगे आते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी लायबिलिटी इन सम पर्सन। प्राइमरी लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल तौर पे डेटर कहलाएगा उसकी लायबिलिटी हर हाल में आएगी ही। वापस चलते हैं एग्जाम्पल पे, समझते हैं मामला क्या है। तो प्राइमरी लायबिलिटी को देखते हैं। हमारे इस एग्जाम्पल में मिस्टर डी ने लोन लिया था मिस्टर सी से, जिसकी की गारंटी दी मिस्टर एस ने। नाउ लेट अस सपोज ड्यू डेट के दिन बैंकर जो है या मिस्टर सी जो है वो पहुंचते हैं मिस्टर डी के पास और मनी मांगते हैं, और डी जो है वो पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, यहाँ पे ड्यू डेट के दिन बैंकर किसको अप्रोच करेगा, मिस्टर एस यानी श्योरिटी को। नाउ लेट अस सपोज श्योरिटी जो है वो
क्रेडिटर को पैसे दे देता है। अब ऐसे केस में श्योरिटी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। दैट मीन्स टू से जो श्योरिटी है अब वो मिस्टर डी का क्रेडिटर कहलाएगा एंड मिस्टर एस विल रिकवर द मनी फ्रॉम मिस्टर डी। यानी मिस्टर डी की प्राइमरी लायबिलिटी भी है क्योंकि बैंकर या मिस्टर सी पहले उसके पास पहुंचा था। यदि उसने डिफॉल्ट किया तो गारंटर की लायबिलिटी सेकेंडरी लायबिलिटी हो गई। लेकिन सेकेंडरी लायबिलिटी को भी जब श्योरिटी या गारंटर पे ऑफ कर रहा है उसके बाद श्योरिटी खुद क्रेडिटर के स्थान पे आ जाता है और वो मिस्टर डी यानी कि डेटर का क्रेडिटर बन जाता है। यानी कि प्रिंसिपली हमेशा लायबिलिटी तो मिस्टर डी की ही आएगी यानी डेटर की आएगी, राइट। तो प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या, जो प्रिंसिपल डेटर है उसकी प्राइमरी लायबिलिटी है, पहले क्रेडिटर उससे पैसे लेगा, राइट। अगर वो पे ऑफ नहीं करता है और गारंटर ने पे ऑफ किया तो गारंटर क्रेडिटर बन जाएगा और फिर वो एनफोर्स करवा सकता है लीगली उससे पेमेंट, राइट। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे आपको समझनी रहेगी। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और तीनों इंडिपेंडेंट है। इनमें से एक भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड या इनवैलिड हो जाता है तो क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनवैलिड हो जाएंगे? द आंसर इज नो, राइट। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग केस आता है कि यदि प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या गारंटी वैलिड रहेगी? द आंसर इज यस, गारंटी वैलिड रहेगी, राइट। तो प्रिंसिपल डेटर भले लायबल नहीं हो, इस वाले एग्जाम्पल में गारंटर ही लायबल होगा, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डेट जो है वो लीगली एनफोर्सिबल हो, इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, हम ये जानते हैं। जैसे हमारे जो 2 एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल 1 एंड 2, इन दोनों में एक में हमने लोन की ट्रांजेक्शन देखी थी, राइट, और एक में हमने क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन देखी थी। ऑब्जेक्ट लीगल था, स्मगलिंग ऑब्जेक्ट नहीं था, किसी का मर्डर करना ऑब्जेक्टिव नहीं था, राइट। ऐसे ही डेट जो है वो टाइम बार्ड ना हुआ हो तो ही जो प्राइमरी लायबिलिटी है वो प्रिंसिपल की आती है, ठीक। तो हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए या एसेंशियल्स डिस्कस कर लिए, पहला कॉन्करेंस, दूसरा प्राइमरी लायबिलिटी इन सम पर्सन। अगला इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है, आपने फाउंडेशन में पढ़ रखा है, जो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल एट लॉ होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि सेक्शन 10 जो आप पढ़ते थे फाउंडेशन में, उसमें जितने भी असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे, फ्री कंसेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, वैलिड कंसीडरेशन, वैलिड ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, इस प्रकार के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई करता हो ये कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, हमें समझना होंगे। सबसे पहली बात, जो कंसीडरेशन है उसके लिए मैंने आपको बताया कि श्योरिटी की बात पे जो क्रेडिटर है वो एक्ट कर रहा है, दैट इज सफिशिएंट कंसीडरेशन फॉर श्योरिटी। क्योंकि एक्चुअल में वहां पे कोई क्विड प्रो क्यो दिखेगा नहीं, लेकिन श्योरिटी के वर्ड्स पे गारंटर जो है वो माल दे रहा है क्रेडिट में डेटर को या फिर मनी लैंड कर रहा है, तो उसके वर्ड्स पे एक्ट करना ही उसके लिए कंसीडरेशन माना गया है, द फर्स्ट थिंग। सेकंड, मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल डेटर भले इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो तब भी गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा क्योंकि वो 3rd नंबर कॉन्ट्रैक्ट था, इंडिपेंडेंट था फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से, राइट। सो दीज वर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स अंडर दिस पॉइंट। आगे आते हैं, राइटिंग नॉट नेसेसरी। क्या गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए राइटिंग नेसेसरी है? द वेरी आंसर इज नो, ठीक है। लेट अस सपोज यहां पे मिस्टर डी, मिस्टर सी और मिस्टर एस ये आपके फ्रेंड्स ही हैं, आपके क्लासमेट ही हैं। ऐसे केस में मिस्टर डी जो है उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, राइट। उन्होंने पैसे मांगे मिस्टर सी से, 200 रुपए दे दे यार, ठीक है। मिस्टर सी ने बोला दे दूंगा लेकिन एस को इसकी गारंटी लेनी पड़ेगी। ले ली गारंटी भाई, 200 रुपए दे दिए। अब ऐसे केस में क्या हुआ, ये जितने भी एक्ट्स हुए ये सब ओरल हुए, तो क्या ये वैलिड रहेगा? द आंसर इज यस, इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नाउ इन असेंशियल्स में पहली बात कॉन्करेंस थी, सहसहमति,
एट द वेरी सेम टाइम सारी पार्टीज कंसेंट दे। दूसरी बात थी प्राइमरी लायबिलिटी इन सम पर्सन, हमने देखा प्राइमरी लायबिलिटी तो प्रिंसिपल डेटर की ही होगी। तीसरी बात, ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर, राइट। एंड देन फोर्थ वन इज राइटिंग इज नॉट नेसेसरी। लेकिन यहां हमें एक कंसेप्ट डिस्कस करना पड़ेगा, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, राइट। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, देखते हैं हम। मिस्टर डी जो हैं उन्होंने लोन लिया मिस्टर एस से, ठीक। अब ऐसे केस में जब ड्यू डेट आई, इस लोन को पे नहीं किया गया, ठीक। अब ऐसे केस में मिस्टर सी जो हैं उन्होंने मिस्टर डी को बोला कि इफ यू वांट फर्दर लोन और इफ यू वांट टू कंटिन्यू दैट लोन देन यू मस्ट अपॉइंट सम गारंटर, ठीक। अब ऐसे केस में ये जो मिस्टर डी हैं, मिस्टर डी पहुंचते हैं मिस्टर एस के पास, अपने फ्रेंड के पास। कोई पुरानी बात नहीं बताते हैं कि मेरा पुराना लोन चल रहा था, राइट, और उसी के कंटिन्यूएशन के लिए गारंटी है, ठीक। अब मिस्टर सी या बैंक वहां पहुंचते हैं मिस्टर डी और मिस्टर एस। मिस्टर एस गारंटी देते हैं बैंकर को या मिस्टर सी को, और मिस्टर सी जो हैं और मिस्टर डी जो हैं वो दोनों मिस्टर एस को ये नहीं बताते हैं कि ऑलरेडी देयर इज डिफॉल्ट ऑफ ओल्ड लोन। तो क्या किया यहां पे क्रेडिटर और डेटर ने, श्योरिटी के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल पार्ट ट्रांजैक्शन का छुपाया गया, कंसील किया गया या मिस रिप्रेजेंट किया गया, किसके समक्ष, मिस्टर श्योरिटी के समक्ष। तो सेक्शन 142 कहता है ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो वैलिड नहीं रहेगा, गारंटर यहां लायबल नहीं होगा। इज इट राइट? चले, सो हमने अब तक डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। हमने डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 126 की। डेफिनेशन के बाद हमने एग्जाम्पल्स देखे, एग्जाम्पल के बाद हमने देखा तीन पार्टीज हैं, हमने ये भी देखा कि देयर आर 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स। उसके बाद हमने असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। नाउ हमारा अगला डिस्कशन आता है डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है उसमें हमें डिफरेंस बताना है, ठीक। बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इस पे आस्किंग हो चुकी है। हम अगर यहाँ पे देखें जो डिफरेंस है वो पूरा पैराग्राफ फॉर्म में है, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, आस्किंग रही है इसकी। तो हम एक काम करते हैं, इस डिफरेंस को यहाँ कॉलमनर फॉर्म में पढ़ लेंगे हम। नाउ difference between contract of indemnity and contract of guarantee, the first difference meaning। हमने ये देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि अगर एक पार्टी को लॉस हुआ तो दूसरी पार्टी उस लॉस को इंडेमनीफाई यानी कंपनसेट करेगी। वेयर इज जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसमें ये होता है कि अगर एक पार्टी अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करती है तो गारंटर उसे पे ऑफ करेगा। दैट इज मीनिंग कवर्ड अंडर सेक्शन 124 एंड 126 रिस्पेक्टिवली, राइट। दूसरी बात, पार्टीज, हमने ये देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसमें 2 पार्टीज हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें 3 पार्टीज हैं, राइट। मैं रिपीट करता हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसमें 2 पार्टीज थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज थी, राइट। अगली बात, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देखें तो अब अभी आपको मैंने बताया था इंडेमनिटी में मात्र एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन गारंटी में देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट था इंडेमनिटी में, लेकिन गारंटी में 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेचर ऑफ लायबिलिटी। जो इंडेमनीफायर है वहां पे उसकी लायबिलिटी प्राइमरी थी, राइट, क्योंकि तीसरी पार्टी थी ही नहीं। लेकिन
जब हम श्योरिटी की बात करते हैं तो उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है। व्हाट इज सेकेंडरी? तो बैंकर या क्रेडिटर पहले अप्रोच करेगा प्रिंसिपल डेटर पे, और प्रिंसिपल डेटर अगर उसे पे ऑफ नहीं कर पाता है तो ही श्योरिटी की लायबिलिटी आएगी। इसलिए प्रोमिसर की यहाँ पे लायबिलिटी सेकेंडरी है, लेकिन वहां पे इंडेमनिटी में प्रोमिसर की लायबिलिटी प्राइमरी थी। अगली बात, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर किसी पार्टी को लॉस हुआ एक पार्टी के कहने पे कुछ कार्य करने से, तो उस लॉस की भरपाई का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी रहता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है। यानी क्रेडिटर जब मनी लैंड करता है या क्रेडिट में गुड्स सेल करता है तो ऐसे केस में उसे एक सिक्योरिटी चाहिए, और श्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी की तरह एक्ट करता है कि डिफॉल्ट यदि हुआ तो पे ऑफ वो करेगा लायबिलिटी को। राइट नाउ अगला देखें हम, तो राइट्स। इंडेमनिटी होल्डर जो है, इंडेमनिटी होल्डर हमारे कल के एग्जाम्पल में रेलवे कंपनी, उसे क्या अधिकार था कि वो लॉस किससे रिकवर कर सकता है सारे अमाउंट्स? इंडेमनीफायर से। अच्छा, इंडेमनीफायर किससे रिकवर कर सकता था? किसी भी और से नहीं रिकवर कर सकता था। इंडेमनीफायर ने जितने पैसे दिए इंडेमनिटी होल्डर को, कल हमने राइट्स के अंदर तीन चीजें देखी थी, डैमेजेस देना, कॉम्प्रोमाइज का अमाउंट देना, और तीसरा क्या था? लीगल पेमेंट्स जीते हुए केस को डिफेंड करने के लिए। राइट, तो इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को पैसे दे रहा है, लेकिन क्या इंडेमनीफायर को कहीं और से ये पैसे मिलेंगे? द आंसर इज नो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक इंटरेस्टिंग चीज है। यहां पे यदि प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है और श्योरिटी पे ऑफ करता है अपनी लायबिलिटी, तो ऐसे केस में श्योरिटी जब डिस्चार्ज करेगा तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर। क्या इंडेमनीफायर किसी से रिकवरी कर सकता था? नो। बट क्या श्योरिटी रिकवरी कर सकता है? द आंसर इज यस, वो रिकवर करेगा प्रिंसिपल डेटर से। एक और इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है, आप देखें, कंटिंजेंट ऑन एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। कंटिंजेंट और एग्जिस्टिंग लायबिलिटी, इंडेमनिटी में जो लायबिलिटी थी वो कंटिंजेंट थी। यानी हमारे कल के एग्जाम्पल में यदि रेलवे कंपनी को मिस्टर बी स्यू ही नहीं करता तो क्या रेलवे कंपनी को लॉस होता? क्या मिस्टर ए उसकी इंडेमनिफिकेशन यानी कंपनसेशन देता? आंसर इज नो। तो वो कंटिंजेंट है। लेकिन आज जो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ रहे हैं उसमें जो डेट है वो एग्जिस्टिंग है। डेट एग्जिस्टिंग का मतलब क्या? ऑलरेडी लोन दिया हुआ है, ऑलरेडी क्रेडिट सेल की हुई है। राइट, तो एग्जिस्टिंग डेट के लिए जो है वो लायबिलिटी आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। बच्चों, ये जो 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं इनको आपको याद करना है। रीजन इसकी आस्किंग रही है। आप चाहें तो एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऐड कर सकते हैं जो हम पढ़ पढ़ के ही इंटरप्रेट कर लेते हैं। आपको याद हो तो कल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जब हमने पढ़ा तो वहां पे कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं था कि कोई भी पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी वैलिड। यानी कि इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर दोनों कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। लेकिन आज जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि प्रिंसिपल डेटर यदि इनकॉम्पिटेंट हो तो भी गारंटर लायबल होता है, तो भी उसका गारंटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड रहेगा। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो है इसमें आप 8th पॉइंट अपनी कॉपी में ऐड कर लें। बच्चों, मैं वापस बोलता हूं कि जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, जो भी एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं, आप प्लीज कॉपी में लिख लें। राइट, और ये था हमारा डिफरेंस का डिस्कशन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। नाउ हमारा अगला डिस्कशन, आप देखें, काइंड्स ऑफ गारंटीज। गारंटी जो है उसकी कितने प्रकार की गारंटी? एक होती है स्पेसिफिक गारंटी और एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। तो दो क्लासिफिकेशंस किए हैं बच्चों। पहला क्या था? स्पेसिफिक गारंटी, और दूसरा कंटिन्यूइंग गारंटी। क्या डिफरेंस है इसके बीच में? When the guarantee is for a specific transaction, then it is called as specific guarantee. But when the guarantee is for series of transactions, then it is called as continuing guarantee.
राइट। अगेन एग्जाम्पल पे चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है स्पेसिफिक गारंटी और क्या होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। सो यहां मिस्टर डी वॉज इन नीड ऑफ लोन, राइट। बैंकर या मिस्टर सी जो है वो लोन देगा, लेकिन उसकी गारंटी दी मिस्टर एस यानी श्योरिटी ने। श्योरिटी ने ये जो पर्टिकुलर गारंटी दी है ये सिर्फ एक ही स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन की, और वो ट्रांजेक्शन क्या था? दैट ट्रांजेक्शन वाज लोन। क्या इसके अलावा किसी और चीज के लिए वो लायबल है? द आंसर इज नो। तो ये हो गई स्पेसिफिक गारंटी, यानी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी। लेकिन हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, और इस एग्जाम्पल 2 को कंटिन्यूइंग गारंटी में कन्वर्ट करते हैं। मामला क्या है? मिस्टर डी ही इज द बायर फ्रॉम उज्जैन, मिस्टर सी ही इज सेलर फ्रॉम मुंबई, राइट। जब डी पहुंचे मिस्टर सी के पास ट्रांजेक्शन करने के लिए, और मिस्टर सी चाहते हैं कि उन्हें कोई गारंटी दे तभी वो क्रेडिट सेल करेंगे, तो मिस्टर डी को मिस्टर सी नहीं पहचानते हैं, फिर भी क्रेडिट में गुड्स चाहिए। ऐसे केस में लेट अस सपोज मिस्टर एस, जो कि मिस्टर डी के फ्रेंड हैं, वो रेगुलर कस्टमर है मिस्टर सी के। मिस्टर एस ने मिस्टर सी को गारंटी दी कि आप तो निश्चिंत होके क्रेडिट सेल कीजिए मिस्टर डी को, कोई भी लॉस हुआ मैं बैठा हूं, वो पेमेंट नहीं करेंगे मैं बैठा हूं, और जब भी ये व्यक्ति आए तब आप इसको क्रेडिट सेल करें। नाउ लेट अस सपोज मिस्टर सी ने एक बार, फिर 2 बार, फिर 4 तारीख, 8 तारीख, ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स की मिस्टर डी के साथ। अब आप बताएं मिस्टर एस जो गारंटर है वो सिर्फ पहली ट्रांजेक्शन के लिए लायबल होगा या हर ट्रांजेक्शन के लिए वो गारंटर बन गया? आंसर है हर ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि उनके वर्ड्स क्या थे कि वेन एवर मिस्टर डी इज कमिंग टू योर प्रेमाइज फॉर परचेसिंग द गुड्स, आई एम लायबल फॉर दैट, आई विल कंपनसेट यू इफ ही इज नॉट पेइंग यू। तो गारंटी जो हो गई वो कंटिन्यूइंग नेचर की हो गई, यानी जितनी ट्रांजैक्शंस मिस्टर डी और मिस्टर सी के बीच में होंगी उन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए कौन लायबल हो जाएगा दोस्तों? मिस्टर एस। तो इस प्रकार की लायबिलिटी को बोला जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी, राइट। तो ये तो हो गया हमारा डिस्कशन कि काइंड्स ऑफ गारंटी क्या। लेकिन इसका जो पिछला टॉपिक है वो हमने छोड़ दिया था क्योंकि वो इस पर डिपेंडेंट था, ये हमें समझना है। इस पे 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ गए हैं बच्चों, तो आपको ये अच्छे से समझना है। एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो कितनी रहेगी, किस एक्सटेंट तक रहेगी, तो हम कुछ जनरल बातें भी करेंगे, कुछ स्पेसिफिक बातें भी करेंगे, आप लिख लेना इनको, राइट। सबसे पहली बात, जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव है, co-extensive with that of the liability of principal debtor, यानी जितनी जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होगी उतने उतने अमाउंट के लिए श्योरिटी भी लायबल होगा। तो पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ श्योरिटी इज लायबिलिटी इज व्हाट? को एक्सटेंसिव टू दैट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहां एग्जाम्पल नंबर 1 में मिस्टर डी जो है उन्होंने लोन लिया 10 लाख का एक बैंकर यानी मिस्टर सी से, और जिसकी गारंटी दी मिस्टर एस ने। नाउ ड्यू डेट आई 2 साल बाद और लोन का डिफॉल्ट किया मिस्टर डी ने, क्या गारंटर लायबल रहेंगे? द आंसर इज यस। अब सवाल उठता है कि लोन था 10 लाख का, तो क्या गारंटर 10 लाख के लिए लायबल होगा कि इन 2 सालों का जो इंटरेस्ट पे ऑफ नहीं किया गया है उस इंटरेस्ट के लिए भी लायबल होगा? लेट अस सपोज इंटरेस्ट इज 20,000, तो ऐसे केस में इस श्योरिटी की लायबिलिटी 10 लाख नहीं, जो इंटरेस्ट ड्यू है 20,000 का वो भी देय होगा। इज इट राइट? ऐसे ही एक और एग्जांपल समझते हैं हम कि को एक्सटेंसिव क्या होता है, राइट। तो यहां पे आप देखें क्रेडिट सेल मिस्टर सी कर रहे थे, बायर थे मिस्टर डी जिसकी की गारंटी दी मिस्टर एस ने। लेकिन लेट अस सपोज क्रेडिट सेल करते समय मिस्टर सी जो हैं उन्होंने मिस्टर डी से एक बिल भी एक्सेप्ट करवा लिया था। क्या एक्सेप्ट करवा लिया था? एक बिल।
तो यहाँ पे बिल जो है वो एक्सेप्ट किया था मिस्टर डी ने मिस्टर सी के फेवर में। ड्यू डेट के दिन मिस्टर डी डिफॉल्ट करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। ऐसे केस में मिस्टर सी ने उस बिल को डिसऑनर होने पे उसकी नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग भी करवाई। नाउ लेट अस सपोज गुड्स थे 5 लाख रुपए के, राइट, उस पे इंटरेस्ट है 2,000 का जो मिस्टर सी मिस्टर डी से लेना चाहते हैं, और 2,000 के नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग चार्जेस हैं। अब आप बताएं श्योरिटी की लायबिलिटी क्या सिर्फ 5 लाख की रहेगी या 5,04,000 की रहेगी? द आंसर इज 5,04,000 बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ गारंटर और श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव टू दैट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी कितनी रहेगी? को एक्सटेंसिव, राइट। लेकिन आप सेकंड पॉइंट देखिए, लिमिटेशन। लिमिटेशन यानी श्योरिटी चाहे तो अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड कर सकता है। कैसे समझते हैं? हमारे इस एग्जाम्पल नंबर 1 में जो मिस्टर डी थे उन्होंने लोन लिया था 10 लाख का, बैंकर था मिस्टर सी, और गारंटी देते समय अगर मिस्टर एस ने ये लिखा आई एम लायबल ओनली फॉर और आई एम गारंटर ओनली फॉर ₹8 लाख, क्या अब को एक्सटेंसिव वाला पॉइंट लगेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि श्योरिटी चाहे तो अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर सकता है, और जितनी लिमिटेशन उसने इम्पोज की, लिखी, कंडीशन डाली, उतने अमाउंट के लिए ही वो लायबल रहेगा ना। मुद्दा ये आता है कि ये जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी कमेंस कब होगी, राइट? जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा इमीडिएटली श्योरिटी लायबल हो जाएगा। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात आती है यहाँ पे कि क्या मिस्टर डी प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर रहा है और मिस्टर एस श्योरिटी की लायबिलिटी आ जाती है, क्या ये मैंडेटरी है कि पहले मिस्टर सी मिस्टर डी को स्यू करे या नोटिस दे, उसके बाद ही वो श्योरिटी को लायबल बना सकता है? द आंसर इज नो। यहाँ पे दो बातें याद रखना। पहली बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल डेटर को पहले स्यू किया जाए फिर ही श्योरिटी की लायबिलिटी आएगी, राइट? दूसरी बात, प्रिंसिपल डेटर के मना करने के बाद तुरंत मिस्टर सी यानी कि क्रेडिटर मिस्टर एस को बोल सकते हैं कि आप पेमेंट कीजिए, आप लायबल हैं, राइट? तो श्योरिटी की लायबिलिटी कब कमेंस हो जाएगी? जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है। क्या प्रिंसिपल डेटर को पहले स्यू करना जरूरी है? द आंसर इज नो, नॉट नो मैंडेटेशन फॉर स्यूइंग the principal debtor so as to have surety liable on that transaction। आगे अब इंपॉर्टेंट बात, लायबिलिटी अंडर कंटिन्यूइंग गारंटी। हमने अभी डिस्कस किया था कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है। अब कंटिन्यूइंग गारंटी जो है उस पे लायबिलिटी कितनी, कब, कैसे आएगी वो समझना जरूरी है। तो दोस्तों कंटिन्यूइंग गारंटी थी जब गारंटी दी गई थी फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स, राइट? हमने एक एग्जांपल नंबर 2 देखा था और उसमें यह समझा था कि मिस्टर सी जो है वो क्रेडिट सेल करते हैं मिस्टर डी को, और मिस्टर एस गारंटी देते हैं और बोलते हैं कि जब भी क्रेडिट सेल आप करें मिस्टर डी को तो आप एश्योर्ड रहें, कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, और होता है तो मैं हूं। ऐसे केस में ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या हो गई थी बच्चों? गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी देते हैं, कहते हैं इसे। अब ये जो कंटिन्यूइंग गारंटी है, राइट, यही हमारा थर्ड पॉइंट है कि ये लायबिलिटी अंडर कंटिन्यूइंग गारंटी क्या। और आप देखें यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। तो दो बातें, एक लायबिलिटी अंडर कंटिन्यूइंग गारंटी और दूसरा रिवोकेशन अंडर रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी। ये दोनों टॉपिक्स को रिलेटेड है, हम समझते हैं क्या है। सबसे पहली बात, कंटिन्यूइंग गारंटी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए थी, राइट? फर्स्ट थिंग, जो कंटिन्यूइंग गारंटी है उसमें गारंटर कैसे अपनी गारंटी रिवोक करता है? बाय नोटिस। क्या मामला है समझते हैं एग्जांपल से। डी जो है उसके लिए मिस्टर एस ने गारंटी ली थी और मिस्टर सी जो है उन्होंने मल्टीपल ट्रांजेक्शन की। नाउ लेट अस सपोज 1 जनवरी 2020 को मिस्टर एस ने गारंटी दी, राइट?
14 मार्च तक बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई। 14 मार्च को मिस्टर डी जो हैं उन्हें ऐसा लगा, सॉरी मिस्टर एस को ऐसा लगा कि अब मुझे गारंटी वापस ले लेनी चाहिए। तो मिस्टर एस अप्रोच करते हैं सी पे, और अप्रोच करने के बाद सी को ये बोलते हैं कि अब तक तो आपने बिहेवियर देख लिया, क्रेडिट वर्दीनेस देख ली, गुडविल देख ली मिस्टर डी की, अब मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं। तो यहाँ पे मिस्टर एस क्या दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। किसको नोटिस दे रहे हैं, मिस्टर क्रेडिटर को, कि अब से लेके जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उनके लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा बच्चों। लेकिन 1 जनवरी से लेके 14 मार्च तक जितनी ट्रांजेक्शन्स हुई, क्या मिस्टर गारंटर उन ट्रांजेक्शन्स के लिए लायबल होंगे? यस, क्योंकि वो उन ट्रांजेक्शन्स के लिए गारंटर थे। लेकिन 14 मार्च के बाद यदि कोई ट्रांजेक्शन होती है तो क्या वो उसके लिए लायबल होंगे? द आंसर इज नो। फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए वो लायबल नहीं होंगे। राइट, आगे आते हैं। कैसे कंटिन्यू, तो ये एक्सटेंड भी हो गया बच्चों कि लायबिलिटी कंटिन्यूइंग गारंटी की कब तक चलती है, जब तक कंटिन्यूइंग गारंटी है। पुरानी सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए गारंटर लायबल, नई ट्रांजेक्शन्स के लिए गारंटर लायबल नहीं है। दूसरी बात, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। तो ये जो कंटिन्यूइंग गारंटी है, ये श्योरिटी की डेथ पे तुरंत क्या हो जाती है, रिवोक। लेकिन यहां पे मुद्दा आता है कि अगर श्योरिटी की डेथ हो गई, राइट, अगर श्योरिटी मिस्टर एस की डेथ हो गई, तो सपोज 1 जनवरी को गारंटी स्टार्ट हुई थी, 14 मार्च को मिस्टर एस गारंटर उनकी डेथ हो गई, राइट। तो ऐसे केस में मिस्टर एस का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए एज ए गारंटर लायबल होगा। लेकिन जिस दिन डेथ हुई उसके बाद अगर मिस्टर सी, 14 मार्च के बाद यदि मिस्टर सी मिस्टर डी को फर्दर सेल करते जाते हैं, तो क्या फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, डेथ के बाद ट्रांजैक्शंस के लिए मिस्टर सी के प्रति लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कोई लायबिलिटी रहेगी? द आंसर इज नो। राइट, तो पहला केस था बाय नोटिस, दूसरा बाय डेथ, तीसरा बाय अदर मोड। अदर मोड में आपने जब फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तो आपने बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, जैसे नोवेशन। राइट, नोवेशन क्या होता है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना। राइट, ऐसे ही वेरिएशन, लॉस ऑफ सिक्योरिटी, समथिंग लाइक दिस। तो ये अदर मोड्स में भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मामला क्या है देखें। मिस्टर सी जो हैं वो क्रेडिटर हैं, मिस्टर डी जो हैं वो बायर थे, क्रेडिट परचेज कर रहे थे जिसकी गारंटी मिस्टर एस ने की। अब ऐसे केस में इनिशियली जो टर्म्स एंड कंडीशंस उस टाइम पे डिसाइड हुई थी वो ये थी कि मिस्टर सी 15 दिन की क्रेडिट देंगे मिस्टर डी को। लेकिन 14 मार्च के दिन मिस्टर सी और मिस्टर डी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो भी क्रेडिट सेल होगी, अब मिस्टर सी मिस्टर डी को 6 मंथ्स टाइम देंगे, 6 महीने का टाइम देंगे, और लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन 1 लाख की जगह 15 लाख कर दी। क्या इस प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशंस जो इन्होंने चेंज किए मिस्टर सी ने और मिस्टर डी ने, ऐसे केस में जो मिस्टर एस है उनकी गारंटी नई ट्रांजैक्शंस पे भी चलती जाएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि मिस्टर एस इस बात से अवगत ही नहीं है, और मिस्टर डी और मिस्टर सी के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन और नोवेशन, वॉट एवर। राइट, तो इन अदर मोड से भी कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाती है, रिवोक हो जाती है। लेकिन इन तीनों मामलों में समझ ले बच्चों, जिस दिन तक गारंटी थी, राइट, उसके पहले पिछली सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए गारंटर लायबल होगा। जिस दिन गारंटी रिवोक हुई उसके आगे की ट्रांजेक्शन्स के लिए लायबल नहीं होगा। जिस दिन श्योरिटी की डेथ हुई उसके पिछली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी कंटिन्यूइंग गारंटी में, उसके लिए श्योरिटी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम श्योरिटी। राइट, अब रिवोकेशन और काइंड्स ऑफ गारंटी के बाद हम एक प्रकार की गारंटी और पढ़ते हैं। हमने कंटिन्यूइंग गारंटी पढ़ी, उसका ही एक प्रकार होता है फिडिलिटी गारंटी। फिडिलिटी यानी किसी पर्सन की ऑनेस्टी से रिलेटेड गारंटी। क्या मामला है, एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ जो मिस्टर एस श्योरिटी हैं वो गारंटर रहेंगे,
मिस्टर सी जो है वो क्रेडिटर रहेंगे, लेकिन इनको हम अभी बोल देते हैं एक साहूकार हैं, और मिस्टर डी जो है ये एक एम्प्लॉय है। नाउ व्हाट इज सीन इज कि ये जो मिस्टर सी हैं इनके पास बहुत सारी जमीन जायदाद है, राइट, बहुत सारी फार्म्स हैं, बहुत सारे खेत हैं, और इनके एन नंबर ऑफ टीनेंट्स हैं जो इनको रेगुलर बेसिस पे रेंट पे करते हैं, राइट। ऐसे केस में मिस्टर सी जो है उन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उनके लिए ईमानदारी से रेंट का हिसाब किताब रखे और उस रेंट को रिकवर भी करे। अब मिस्टर डी जो है वो अप्रोच करते हैं मिस्टर सी को कि आई एम इन नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट, एंड आई विल कलेक्ट रेंट फॉर यू। पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करूंगा, लेकिन मिस्टर सी ने बोला कि मैं आपको ज्यादा जानता नहीं हूं, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी गारंटी ले। नाउ लेट अस सपोज मिस्टर एस जो है वो गारंटी देते हैं मिस्टर डी की, यानी एम्प्लॉय की ईमानदारी के लिए। नाउ दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन केस ऑफ फिडिलिटी या फिडिलिटी गारंटी। ये फिडिलिटी गारंटी क्या है, यहाँ पे मिस्टर डी ऑनेस्टली वर्क करेगा फॉर मिस्टर सी, इस बात की गारंटी है, दैट इज फिडिलिटी गारंटी। अब ऐसे केस में क्या ये स्पेसिफिक गारंटी है या ये कंटिन्यूइंग गारंटी है। दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग गारंटी, क्योंकि एक महीने की रेंट रिसीव करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, प्रॉपर अकाउंटिंग करने के लिए ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। वेरियस मंथ्स, जितने टाइम तक मिस्टर डी एम्प्लॉय रहेगा उतने टाइम तक वो रेंट कलेक्ट करेगा और पे ऑफ करेगा मिस्टर सी को, और अगर डिफॉल्ट करता है तो गारंटर लायबल हो जाएगा। ऑनेस्टी के लिए ट्रांजैक्शन, फिडिलिटी गारंटी, कंटिन्यूइंग नेचर की गारंटी होगी, राइट दोस्तों। तो हमारा आज का डिस्कशन हम यहीं पे खत्म करेंगे, राइट। आप यहाँ तक सारा लिख भी लें, अच्छे से पढ़ भी लें, और बच्चों मैंने कल भी बोला था, आज भी इस वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ मॉड्यूल को बहुत अच्छे से पढ़ें। जो भी दिक्कत आती है आप कॉल करके मुझसे डाउट्स पूछें, राइट। थोड़ी सी लैंग्वेज मॉड्यूल की कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप उसको पढ़ें ज़रूर, बेस मटेरियल है, इंस्टीट्यूट फोकस अपने मटेरियल पे करता है। तो हमने आज क्या स्टार्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने क्या डिस्कस किया था, तीन पार्टीज, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, तीन एग्रीमेंट्स होते हैं, राइट। उसके बाद हमने असेंशियल्स पढ़े थे, 4 असेंशियल्स पढ़े, लेकिन काफ़ी सारी नई बातें, कुछ पॉइंट्स के एक्सेप्शन भी थे, वो हमने डिस्कस किया। डिफरेंस जो है वो हमने कॉलमनर फॉर्म में पढ़ा। बच्चों जो स्क्रीन वहाँ पे थी उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, राइट। और अगर आपने वीडियो डाउनलोड कर दिया है तो उसको पॉज करके आप अच्छे से कॉलमनर फॉर्म में लिखें। मैंने एक एक्स्ट्रा डिफरेंस ऐड करवाया था आपको, इसकी आस्किंग रह चुकी है। एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी हमने पढ़ा, लेकिन इसका जो लास्ट पॉइंट था वो डिपेंडेंट था कंटिन्यूइंग गारंटी पे, और कंटिन्यूइंग गारंटी अगले टॉपिक में था काइंड्स ऑफ गारंटी, और ये कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे रिवोक होती है उस रिवोकेशन पे भी डिपेंडेंट था लायबिलिटी अंदर कंटिन्यूइंग गारंटी। तो यहाँ तक का डिस्कशन आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं अपने अगले वीडियो में इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को सम अप करूंगा, राइट। तो बच्चों बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करें। अब अगले वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है उसे खत्म करेंगे। थैंक यू।